आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि कोई आईएसआई वाला आपको टेल कर रहा हो? I was under ISI's watch 25 hours out of 24 hours a day. कभी ये होता था कि अगर मैं आपके घर आ रहा हूँ तो नेक्स्ट डे आके ISI वाले आपको तंग करेंगे, दीवार फांद के ISI एजेंट्स आ जाते थे, जनरेटर अच्छा। बंद कर देते थे। नेहरू कई चीज़ों में एक फॉल्स सेंस ऑफ आइडियलिज्म रखते थे कि नहीं भाई ये ठीक हो जाएगा और महाराजा जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देगा। इज दिस ट्रू कि जिन्ना को एक वक्त रिग्रेट हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया और इसके बारे में उन्होंने लियाकत अली खान को भी कहा था कि आई वांट टू कम बैक टू बॉम्बे एंड आई होप कि नेहरू जी इसे मतलब रिजेक्ट नहीं करेंगे मेरी इस अपील को? जिन्ना really was not happy with the Pakistan that he created. जिन्ना ने एक भी दिन जेल में नहीं काटा और उसके साथियों ने भी एक भी दिन जेल में नहीं काटा, तो वो उनके लिए एडवांटेज था क्योंकि दे वर इन टच विद द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट। पार्टीशन का आइडिया सडनली 1940 के रेजोल्यूशन से नहीं हुआ या उससे पहले जब मुस्लिम लीग बनी तब से नहीं हुआ। ये एक कॉन्स्पिरेसी, इट वाज नॉट एन आइडिया ऑफ पाकिस्तान बट इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिशर्स। प्रॉब्लम आइडिया ऑफ पाकिस्तान है ओके। कि देयर वाज नो आइडिया ऑफ पाकिस्तान, सो दे स्टिल लुकिंग। आई मीन वो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि भाई वो आइडिया है क्या, ये बना क्यों, और जब बन गया तो हमसे संभलता क्यों नहीं है। इनफैक्ट मोहनजोदारो वगैरह जो पाकिस्तान में है वो तो प्रीडेटेड इस्लाम है एंड दे आर सिंबल्स ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। जो इंडिया ने एक स्ट्रगल देखा है, बी चलो फ्रीडम का एक तो स्ट्रगल था ही, देन पूरे देश को एकजुट रखने का एक स्ट्रगल था, देन इकोनॉमिक स्ट्रगल्स थे हमारे जो शुरुआत में हमें मिले। इसने भारत को एक वो पाथ दिखाया कि स्ट्रगल करेंगे तो ही फ्यूचर है। वेराज पाकिस्तान में जब आज़ादी मिली तो पहले तो भारत से आज़ाद होकर वो देश बना, देन ब्रिटिशर्स ने उनको थोड़ी हेल्प कर दी, ब्रिटिश गए तो अमेरिकन्स ने हेल्प कर दी, अमेरिकन्स गए तो चाइनीज़ ने हेल्प कर दी। अब जब उनके पास में तीनों का ही हेल्प थोड़ा थोड़ा बंद हो गया है तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अपने बलबूते पे तो हम कुछ है ही नहीं। एंड इज़ दिस द बिगेस्ट चैलेंज जो उनके लिए रहा और भारत के लिए एक तरह से जो श्राप था हमारे लिए, वही हमारी ताकत बन गई और उनके लिए एग्जैक्टली वो अपोजिट हुआ। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे उनकी माँ जो थी वो हिंदू थी, तो वो नहीं चाहते थे कि पहनावे में भी इंडिया से कोई रिजेम्बलेंस हो। जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसे हेड करता है हाफिज सईद। मतलब ये क्या चीज़ है, एक टेररिस्ट आपके आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर को हेड कर रहा है। वीपी सिंह जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो आए हुए थे पाकिस्तान, तो जब जा रहे थे तो नेचुरली आई वेंट टू सी हिम ऑफ। वो इंसिडेंटली ये पाकिस्तान में नहीं होता, ये बेनज़ीर ने मेरे को खुद बताया। अच्छा। कहती जब मैं आउट ऑफ पावर होती हूँ वो एम्बेसी वाले मेरे पास नहीं फटकते, वो कहते हैं कौन आ गई। तो आप जो हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर को ऐसी ऑनर कर रहे हैं दैट इट इज़ हार्ट वार्मिंग। एक जो चीज़ बहुत से बार जिसके बारे में भारत ने भी वॉइस रेज की है दैट इज़ सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, बलूचिस्तान में जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वो कई सारे चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करती है जस्ट टू रिटेलिएट अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट। हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ सीपेक? ये अच्छा सवाल आपने किया। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि इनके पास में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ऑफ डिप्लोमेसी। आज के हमारे गेस्ट का नाम है मिस्टर राजीव डोगरा। राजीव डोगरा सर एक एक्स इंडियन डिप्लोमैट है और वो भारत के फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं टू इटली एंड रोमेनिया, और वो भारत के कौंसिल जनरल भी थे टू कराची, पाकिस्तान। आज के इस एपिसोड पे हमने राजीव सर के साथ में बात की है अबाउट पाकिस्तान। हमने डिकोड किया है पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की हिस्ट्री को। भारत का पास्ट अगर देखा जाए तो हमारे लिए हमेशा से ही एक मुश्किल पैदा करता आ रहा है पाकिस्तान, बट भारत ने पाकिस्तान से बहुत खूबी से डील किया है ओवर द ईयर्स। हमने कई सारी जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ और हर जंग हमने जीती भी।
इस कॉन्वर्जेशन में आपको पाकिस्तान के बारे में कुछ ऐसे पहलुओं को जानने मिलेगा जो फॉर्मरली आपको कभी पता नहीं थे। वाई? बिकॉज राजीव डोगरा सर पाकिस्तान में खुद रह चुके हैं, वो वहाँ के लोगों के साथ में बात कर चुके हैं, वहाँ के पॉलिटिशियंस से बात कर चुके हैं, वहाँ के आर्मी पर्सनल से बात कर चुके हैं, तो उन्हें पाकिस्तान की रग रग पता है। इस कॉन्वर्जेशन को सुनने के बाद पाकिस्तान के बारे में आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ऑल द बेस्ट टू यू, क्योंकि आपका फ्यूचर आप खुद ही जानते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। नमस्ते, जय हिंद सर। आपका एक बार फिर से स्वागत है शो पे। पिछली बार जहां हमने इंग्लिश पॉडकास्ट पे बात की थी, आज हम हिंदी पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं। एंड इस शो का नाम आवारा मुसाफिर शो है, बिकॉज हम बहुत सारे सीरियस टॉपिक्स पे बात करते हैं। हम भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, एंड हमारे गेस्ट की जो जर्नी रही है उसके बारे में बात करते हैं। एंड एज समवन जो कि एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं, आपने दुनिया के कई सारे ऐसी चीज़ें देखी है जो नॉर्मली एक सिटीज़न को या नॉर्मल सिविलियन को देखने नहीं मिलती। तो आपके थ्रू उन सभी चीज़ों को डिकोड करेंगे। बट सर, फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका स्टूडियो देख के, और माहौल बहुत बढ़िया बनाया है आपने, काफ़ी प्रोफेशनल बनाया है। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके क्वेश्चंस की। जी सर। ताकि जितना हो सके आपके दर्शकों तक अपने व्यूज़ पहुँचाएँ। जी सर, आपके साथ में एक जो मुझे टॉपिक हमेशा से कवर करना था वो था पाकिस्तान को लेके, क्योंकि फर्स्टली आपने जो बुक भी लिखी है वेयर बॉर्डर्स ब्लीड, उसमें आपने विदाउट टेकिंग साइड्स काफ़ी सारे फैक्ट्स ऐसे सामने रखे हैं जो लोगों को शायद पहले नहीं पता थे, एंड ऐसे फैक्ट्स जो कि बहुत हार्ड हिटिंग है, बोथ अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड हमने थोड़ी बहुत बात इसकी इंग्लिश पॉडकास्ट में भी की थी। जैसे आपने कहा था जो रिवर्स को लेके एक बात है कि 6 रिवर्स है, 3 उधर जाती है, 3 इधर आती है, और इसमें से भी थोड़ा पानी पाकिस्तान को जाता है। बट किसी ने रिसर्च ही नहीं की कि ऐसा क्यों है। प्लस आपका जो एक्सपीरियंस है, आप पाकिस्तान में रह चुके हैं एज कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान, तो वो एक अलग फ्लेवर ऐड करता है, एक अलग लेंस ऐड करता है आपके पूरे इस एक्सपीरियंस को। पहली चीज़ जहाँ से आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए, भारत और पाकिस्तान की अगर बात हो रही है तो हमें उस वक्त से बात शुरू करनी चाहिए जब पाकिस्तान सिर्फ एक आइडिया था। अब जितना मैंने रिसर्च किया है, मैंने पाया है कि पाकिस्तान का जब आइडिया ही सिर्फ बन रहा था तो मोहम्मद इकबाल का वो एक आइडिया था, बट उस आइडिया में कभी जो जोग्राफिकल लैंड था उसमें सिंध था, बलूचिस्तान था, पंजाब था, कश्मीर का भी नहीं था, बंगाल का भी नहीं था। तो ये ऐड कब हुए इस आइडिया में? देखिए, मोहम्मद इकबाल की आपने बात की, यही आदमी थे जिन्होंने लिखा था सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा। तो वहाँ से ये एकदम रेडिकल शिफ्ट मारा इन्होंने। उसी तरह जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे सर सैयद, वो भी पहले सिर्फ इंडिया और हिंदुस्तान की बात करते थे। फिर उन्होंने शिफ्ट मारी कि हमको अपना पार्ट चाहिए, और फाइनली जिन्ना। और अचंभे की बात और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि एक अली ब्रदर्स थे जिनके लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट की। जिन्ना कहते रहे कि भैया ना करो, हमको क्या तकलीफ़ है, टर्की का मामला है, टर्की अपने आप सुलझे। तो महात्मा गांधी कहते रहे नहीं 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 नहीं, ये इस्लाम के लिए है, मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए है, और ये है वो है। तो वो अली ब्रदर्स उनको उकसाते रहे। वही अली ब्रदर्स जाके फिर पाकिस्तान के कैंपेनर बन गए। तो आइडिया नहीं था, अपॉर्चुनिटी थी। बिकॉज आइडिया तब होता है अगर उसके पीछे कोई फिलॉसफी हो, उसके पीछे कोई मोटिव हो जो एक इंटेलेक्चुअल अपील का मैसेज दे। इसमें तो कुछ नहीं था। राइट। इसमें तो सिर्फ ये था कि भाई एक ज़मीन का टुकड़ा है जिसका बंटवारा किया जाए ताकि हम कह सकें कि यह हमारी ज़मीन है। वो भी फ्लॉप आइडिया था, क्योंकि ज़्यादातर जो थे मुस्लिम वो तो इंडिया में ही रह गए थे। करेक्ट।
उन्होंने ऑप्ट नहीं किया पाकिस्तान के लिए। सो उरय दे के बार बार सवाल ये उठता है कि 5-6 हज़ार साल पुरानी जो हम इकट्ठे रहे एज इंडियंस और हिंदूज, उसके बाद पिछले 1000 साल में कन्वर्शंस हुई तो कुछ लोग मुस्लिम बन गए। उस सडनली जाके उनको ये क्या ख्याल आया कि भाई हम को पाकिस्तान चाहिए, और पाकिस्तान भी ऐसा जिसका ना कोई कल्चरल आइडेंटिटी है, ना कोई उसकी एथनिक नीड थी, और ना ही कोई हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी थी। इनफैक्ट मोहनजोदारो वगैरह जो पाकिस्तान में हैं वो तो प्रीडेटेड इस्लाम है, एंड दे आर सिंबल्स ऑफ हिंदू सिविलाइजेशन। सो किसी भी लिहाज से ये जो जिसको आपने आइडिया कहा, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, उसमें कोई तथ्य नहीं था। तो ये सिर्फ एक पर्सनालिटी क्लैश था, और वही यही मैंने वेयर बॉर्डर्स ब्लीड में बताया है कि कई चीज़ें थी जो इस दिशा में ले गई। सबसे पहले थी जो पहली एंग्लो अफगान वॉर हुई 1839 to 42, 1842। उसमें जो सिख, हिंदू, मुस्लिम सोल्जर्स लड़ रहे थे और जो जिंदा बच के वापस आए, उन्होंने मैसेज दिया कि भाई ये जो अंग्रेज़ लोग हैं इनकी तो बहुत दुर्गत कर दी। वहाँ से सिर्फ एक आदमी बच के आया जो डॉक्टर था, बाकी सबको तो या मार लिया या बंदी बना लिया और औरतों को स्लेव्स बना लिया। तो हम क्यों डर रहे हैं? अगर अफगान्स ने ये कर दिया तो हम क्यों डर रहे हैं? तो एक तो ये विचार आया हमारे में, और दूसरा विचार आया अंग्रेज़ों में। उन्होंने कहा कि भाई अगर ये ऐसे ही करते रहे तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। तो उन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम डिविजन्स शुरू की। जो बीज जो था वो तब से डालना शुरू किया। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के बाद। फिर उसके बाद जब 1857 में, मतलब जल्दी हुआ, 1857 की वॉर भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम कहते हैं, और रिवोल्ट कहते हैं ब्रिटिशर्स, या म्यूटनी ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। तो वो was immediately after the first Anglo-Afghan war, हार्डली 5-6 साल के बाद शुरू हुई थी 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अंग्रेज़ और भी भनक गए, क्योंकि तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो गई थी, ब्रिटिश रूल आना शुरू हो गया था। तो कहते ये तो बहुत भारी समस्या हो जाएगी। तो फिर उन्होंने वो जो आइडिया था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिस्टिंक्ट एंटिटी, मतलब अलग अलग भिन्न हैं एक दूसरे से, तो इसको ज़रा बढ़ाया जाए। तो पार्टीशन का आइडिया सडनली 1940 के रेजोल्यूशन से नहीं हुआ, या उससे पहले जब मुस्लिम लीग बनी तब से नहीं हुआ, उससे काफ़ी पहले था। वो यही मैंने वेयर बॉर्डर्स ब्लीड में बताया है कि एक कॉन्स्पिरेसी थी। इट वाज नॉट एन आइडिया ऑफ पाकिस्तान, बट इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ ब्रिटिशर्स which suited certain Muslim leaders to advance this idea. मतलब कुछ मुसलमान लीडर्स जो थे उनको ये पसंद आया अपने ईगो के लिए। पाकिस्तान ज़रूरी नहीं था, नीडेड नहीं था मेजॉरिटी मुस्लिम्स को, बल्कि वो तो हैरान थे कि ये सडनली क्या हो गया। हम खुशी से एक दूसरे के साथ रह रहे थे और अब ये दरारें बढ़नी शुरू हो गई। सो बेसिकली इट वाज अ वेरी क्लेवर प्लान। बट ये जो आपने दरार कही हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, इसको टेस्ट करने के लिए जो फर्स्ट ग्राउंड चूज किया गया था, वो पहला जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था वो था। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया था, और साथ में इधर बॉम्बे और कराची का
पार्टीशन हुआ था। और इसमें भी कई स्वार्थ थे जैसे कि जैसे कराची एरिया में, मतलब सिंध में, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, हिंदू बनिया मनी लेंडर्स थे। तो इन ए वे अगर वो डोमिनेशन किसी तरह से ख़त्म हो जाती तो वो पैसा वापस नहीं देना पड़ता या ज़मीन के ऊपर उतना कब्ज़ा नहीं होता। इसी तरह बंगाल के पार्टीशन में भी जो आइडिया वाज कि ये जो हिंदू मेजॉरिटी है इसको किसी तरह से कम किया जाए ताकि ये ईस्ट बंगाल जो है उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी होनी शुरू हो जाए। द प्लान वाज डिवाइसिव, द प्लान वाज नॉट यूनिफाइंग। बाद में जाके 2 साल के अंदर वो रिवर्स भी करनी पड़ी। पर एक बार जो बीज पड़ जाए उसको तो आप रिवर्स नहीं कर सकते ना, वो तो अपना फल देगा ही देगा। और वो फल पॉइजनस था। तो डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही थी। पर ये है कि देखिए बंगाल पार्टीशन एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंडिया में कन्फाइंड थी। और सेंटर, कैलकाटा वाज नो लॉन्गर द सेंटर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, द सेंटर हैड शिफ्टेड। तो उससे जो है रेस्ट ऑफ इंडिया वाज नॉट ग्रेटली अफेक्टेड। एंड मुस्लिम लीग इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स ने भी, बिकॉज जब हम मैप चार्ट आउट करते हैं इंडिया का उस वक्त का, जो भी हम पॉलिटिकल पार्टीज देखते हैं, तो एक तो कांग्रेस थी और उनको अपोज करने के लिए मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस का एक ग्राउंड पे होल्ड था, दे न्यू कि लोगों के मन और दिमाग में क्या चल रहा है। वेर एज मुस्लिम लीग में भी शायद एक एलिटिस्ट पार्टी थी ऑफ मुस्लिम्स, एंड उसमें भी उनका ग्राउंड कंट्रोल कुछ नहीं था, ग्राउंड वर्क कुछ भी नहीं था। सो ब्रिटिश ने उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया? देखिए 2 सिंपल उदाहरण हैं कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और बाकी जो कांग्रेस लीडर्स थे वो 1922 से लेके 1944 तक कोई 12 साल जेल में रहे। मतलब 24 साल 1920 से लेके 1944 कह लीजिए, 24 साल में से 12 साल वो जेल में रहे। उसका मतलब ये है कि दे वर आउट ऑफ टच विद द मासेस, चाहे वो अपील देते थे जेल से भी। सेकेंड, वो दे वर ऑल्सो आउट ऑफ टच विद द ब्रिटिश मास्टर्स, जिन्होंने एक भी दिन जेल में नहीं काटा और उसके साथियों ने भी एक भी दिन जेल में नहीं काटा। तो वो उनके लिए एडवांटेज था क्योंकि दे वर इन टच विद द ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट। और दूसरा, वो आहिस्ता आहिस्ता पॉइजन फैला रहे थे। तभी तो राजा महमूदाबाद और जूनागढ़ और ये वो उनके साथ हुए और उनको इनकरेज करते रहे, उनको पैसा देते रहे। तो ये ठीक है कि कांग्रेस जो थी, इट वाज अ मास बेस्ड पार्टी, इट आर्टिकुलेटेड, मतलब ये जो लोगों का सेंटिमेंट्स था उसको वो रिफ्लेक्ट करती थी और ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेके आती थी, बड़े सिंपल पर बहुत इफ़ेक्टिव। जैसे महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च की, तो वो मतलब जो गरीब जनता है उसको एकदम अपील की, क्योंकि नमक तो हर को चाहिए ना, और नमक के ऊपर टैक्स लगा रही थी ब्रिटिश। इसी तरह क्विट इंडिया, ये 2 वर्ड्स हैं, क्विट इंडिया। मेरे को लगता है कि आज तक एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में, एटलीस्ट इंडिया में, परहैप्स बाहर भी, ऐसा इफेक्टिव मैसेज कम देखने को मिलता है कि 2 शब्दों में आपने सब कुछ बता दिया। तो उसका फ़ायदा भी था मास बेस होने का, पर उसका नुकसान ये था कि जो कॉन्स्पिरेटर्स थे, मतलब मुस्लिम कॉन्स्पिरेटर्स और ब्रिटिश कॉन्स्पिरेटर्स, उनको पूरा ओपन फील्ड मिल गया अपनी कॉन्स्पिरेसीज करने का। सो डिफरेंस था। जो मुस्लिम लीडरशिप थी उन्होंने कहा भाई हमारा तो स्ट्रेटजिक एम यही है कि इनको खुश रखो, ये हमको खुश करेंगे, राइट। जो हम पाकिस्तान चाहते हैं इसी तरह होगा। कांग्रेस लीडर्स ने मॉरलिस्टिक स्टैंड लिया कि भाई हम सिर्फ हिंदुओं की पार्टी तो नहीं है, हम मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट सबकी पार्टी हैं।
तो हमको वो उनकी खुशामद करने का ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है. हमको खुशामद करनी है तो अपने लोगों की खुशामद करें और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको आर्टिकुलेट करें. तो अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस तो मिली पर वो पार्टीशन इंडिपेंडेंस थी. राइट. सो दोनों साइड में कुछ खोया और कुछ पाया. एंड ये जो कश्मीर का आइडिया इनके दिमाग में आया, ये कब आया? क्योंकि जब, जैसे हमने अभी बात की थी कि जब मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का वो एक आइडिया लाया था, उसमें सिंध, बलूचिस्तान, ये सब जगह थी, पंजाब था, बट कश्मीर तो कहीं नहीं था. डिड दिस कम फ्रॉम जो रहमत अली ने एक पेपर लिखा था, नाउ और नेवर, वहाँ से कश्मीर साथ में लेने का आइडिया आया था? देखिए, आइडिया जब से मर्जी आया हो, पर उसमें ये भी है कि आपकी विल होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. आफ्टर ऑल 564 और भी रियासतें थी नवाबों की और राजाओं की जो कंट्रोल में थी, जो इंडिया के नक्शे में थी. वो भी अलग जा सकती थी, पर उन सब का सरदार पटेल ने कहा कि भाई अभी डिसाइड करना है और अभी साइन करना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन. कश्मीर के लिए भी था, पर उसमें पंडित नेहरू ने देर कर दी. इतनी देर कर दी कि वो पाकिस्तान को मौका मिल गया. उन्होंने अपनी कबायली मैसूद और अफरीदी ट्राइब्स जो थे उनको वैसे ही पहले प्रिपेयर कर रहे थे और साथ में पाकिस्तानी फ़ौज भी भेज दी सिविलियन ड्रेस में. तो अल्टीमेटली दे कैप्चर्ड, जैसे मैंने कल बताया था, POK का 32,000 स्क्वायर किलोमीटर. और गिलगिट बाल्टिस्तान में क्योंकि महाराजा का जो वहाँ एजेंट था एक ब्रिगेडियर था, तो ब्रिगेडियर ही सिर्फ हिंदू था या एक दो और उसके साथ जो होंगे, बाकी सब मुस्लिम्स थे और एक कोई कैप्टन ब्राउन था. तो ये कैप्टन ब्राउन और एक हवलदार कोई मुस्लिम था, इन दोनों ने साजिश की कि भाई हमारे साथ तो हैं सारे, तो इसको हम कब्ज़े में कर लेते हैं और इतनी बड़ी टेरिटरी आ जाएगी पाकिस्तान की. और वही हुआ. सो अगर हम लोगों ने डिले ना की होती तो ये सारा जो एरिया है ये हमारा होता और इसका फ़ायदा ये होता कि हमारे को सेंट्रल एशिया कनेक्शन मिल जाता जो हम ढूंढते फिर रहे हैं. अफ़गानिस्तान का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता. तो आई वुड से कि पंडित नेहरू की गलती थी कि वो माउंटबेटन के दबाव में आ गए और डिसीजन पोस्टपोन करते रहे टिल फाइनली सरदार पटेल ने कहा कि भाई अब टाइम निकल चुका है. राइट. अब हमको फ़ौजें भेजनी पड़ेंगी. आई थिंक वो 27 अक्टूबर को शायद अल्टीमेटली लैंड की थी. तो उन्होंने बचा लिया उस टाइम पे, अदरवाइज़ जिन्ना तो तैयार थे, लाहौर पहुंच गए थे और वो सोच रहे थे कि 27 अक्टूबर को मैं श्रीनगर में जाके झंडा अपना फहरा दूंगा. तो इट वाज दैट क्लोज. राइट. तो जो जब मर्जी वो आइडिया हो या जब मर्जी किसी ने कुछ लिखा हो, द फैक्ट इज़ कि द डेवलपमेंट्स ऑन ग्राउंड एंड द डेवलपमेंट्स ऑन ग्राउंड कुड हैव बीन स्टॉप, मतलब वो रोकी जा सकती थी अगर हम प्रॉम्प्ट एक्शन लेते, जल्द एक्शन लेते. बट अगेन क्योंकि हमने कल थोड़ी बात की थी जवाहरलाल नेहरू जी की और उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ की, वॉज इट, मतलब थोड़े ज़्यादा इग्नोरेंट थे कश्मीर को लेके, इसलिए वो समझ नहीं पाए या कुछ और रीज़न था? मतलब जवाहरलाल नेहरू इग्नोरेंट थे? या जवाहरलाल नेहरू की तो एंसेस्ट्री वो खुद ही कहते हैं बट कि फिर वो किस, मतलब कश्मीर पे इतना बड़ा आक्रमण एक तरह से हो रहा है, इन्वेजन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, एंड वो रियलाइज़ नहीं कर पाए जल्दी, इसके पीछे रीज़न क्या था? नहीं, आई डोंट थिंक रियलाइज़ नहीं कर पाए. आई थिंक नेहरू कई चीज़ों में एक फॉल्स सेंस ऑफ आइडियलिज्म रखते थे कि नहीं भाई ये ठीक हो जाएगा और महाराजा जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन साइन कर देगा. तो उन्होंने भेजा भी था, जो उस टाइम होम सेक्रेटरी थे मेनन साहब को भेजा भी था. माउंटबेटन भी गया था. अब माउंटबेटन के तो दो रुख होते हैं, पर इन्हें नहीं केस गया था और महाराजा जान के फिशिंग करने चले गए थे. राइट. तो
कोशिश की थी और उनको पता भी था कि ये इन्वेडर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये मैसेजेस आ रहे थे। तो पाकिस्तान में जो हिंदूज बचे थे और आर्मी के जो ऑफिसर्स अभी इंडिया नहीं पहुंच रहे थे, वो मैसेज भेज रहे थे कि भाई सिचुएशन गंभीर है। पर नेहरू साहब कुछ मानवता के ज़्यादा ही मानने वाले थे। मानना भी चाहिए, पर सेल्फ इंटरेस्ट भी होना चाहिए और थोड़ी सी दूरअंदेशी भी इसमें ज़रूरी थी कि भाई जैसे डिले करते रहेंगे उतना ही हमारे हाथ से ज़मीन खिसकती जाएगी। तो वो नहीं उन्होंने किया। ओके। एंड आपने एक बात कही कि पाकिस्तान की मतलब उनका एक खुद की आइडियोलॉजी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि वो कौन है। मतलब उन्होंने शुरुआत जब की थी तब उन्होंने कहा कि मुगल्स के जो वंशज है शायद उस तरह से वो खुद को देखते हैं। वो बात नहीं चली तो उन्होंने कहा कि वेस्ट एशिया का स्टार्टिंग पॉइंट पाकिस्तान से होता है। वो नहीं चला तो उन्होंने फिर इस्लाम को अपनी ढाल बना लिया, उर्दू का उन्होंने इस्तेमाल किया। बट देन उसमें भी अब इस्लाम में भी इतने सारे सेक्ट्स है कि आप बंगाल में अगर रेडिकलाइज इस्लाम को आप लगाओगे तो हमें पता ही है उससे क्या हो गया। पंजाब में आप करोगे तो वो सेम चीज़ हो जाएगी। तो इन्हें अपनी आइडियोलॉजी आज तक पता ही कैसे नहीं चल पाई है कि क्या है। इसलिए नहीं चल पाई कि ये अपने मन घड़ंत नक्शे बनाते हैं। नक्शे का मतलब एक भूमिका बनाते हैं और जिसका ना सर है ना पैर है और जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फ्लॉड टू बिगिन विद, मतलब वो उसमें त्रुटियां थी। किस चीज़ के ऊपर आप एक किसी कंट्री का आइडिया बनाते हैं कि भाई हिस्ट्री हो, कुछ उसकी कुछ फिलॉसफी हो, रिलीजियस बेसिस हो, कल्चरल बेसिस हो, फूड हैबिट्स हो, कोई बड़ी इंटेलेक्चुअल किताबें हों जिसमें सपोर्ट किया जाए कि हमारे देश का आइडिया ये है। वो सब तो ज़ीरो है। सिर्फ एक रिलीजन जो है वो उसकी वो डुगडुगी हमेशा बजाते हैं, पर उसमें भी जैसे आपने कहा कि कई दरारें हैं कि शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं और अहमदिया भी हैं और बाकी और सब सेक्ट्स भी हैं। इवन विद इन सुन्नीज देयर आर डिविजन्स। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कास्ट डिविजन्स। इतना लोगों को पता नहीं है, पर दैट इज़ द रियलिटी। सेकेंड इज़ कि अगर आप किसी ज़मीन से बिलोंग करते हैं तो वहाँ जो दूसरे लोग हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भी तो उसी ज़मीन से बिलोंग करते हैं। जिन्होंने प्रोपेगेंडा के लिए 11 अगस्त को कह दिया नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की कि यू विल बी फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स और ये वो, पर प्राइवेटली नेक्स्ट डे जाके अपने मुस्लिम लीग के लोगों को बता दिया नहीं नहीं वो तो ऐसे ही था, दिस इज़ एन इस्लामिक कंट्री। सो अगर आप दो मुखिया में एक मुखोटा सा रूप कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप दूसरों को डिसीव कर लेंगे, पर अपने आप को भी आप धोखा दे रहे हैं कि एक तरफ से आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि नहीं 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 वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा था। सो द बेसिक आइडिया है कि पाकिस्तान टिल टुडे इज़ नॉट श्योर what it was and why it was created, because if it was only religion तो बांग्लादेश क्यों अलग हो गया? Secondly, if as you said it is the originator of all that is in West Asia, then why the religious places are in Saudi Arabia and not in Pakistan? Second is that even people in the Gulf countries or other Muslim countries, for example, जो पहला पाकिस्तानी एम्बेसडर इजिप्ट गया अपने क्रीडेंशियल्स प्रेजेंट करने, तो उस टाइम किंग फारूक था इजिप्ट में शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इसने जाके उसने क्रीडेंशियल्स तो प्रेजेंट कर दिए, साथ में भाषण देना शुरू कर दिया
कि पाकिस्तान इस्लामिक है, पाकिस्तान इस्लाम का टॉर्च बियरर है, पाकिस्तान दुनिया में इस्लाम फैलाएगा और ये वो। तो जैसे ही बाहर निकला तो किंग फारूक ने अपने एड्स को कहा कि इस्लाम 1947 से शुरू हुआ था। सो मतलब दे जो गल्फ और अरब वर्ल्ड के जो लोग हैं, दे व्यू दिस सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा विद सस्पिशन कि भाई ये ठीक है, आपका रिलीजन है, तो देयर इज नो नीड टू बी सो प्रोवोकेटिवली assertive about it. Pakistan is provocatively assertive without any fundamentals to support it. Right. भाई आप हर रोज तो भिक्षा मांग रहे हो। अगर आपको इतना ही अपने रिलीजन को प्रोपेगेट करना है तो हाथ क्यों फैला रहे हो? बट सर इसका एक मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल देखा था व्हेन आई वाज इन इजिप्ट। तो मैंने वहाँ पे जो मेरा एक इजिप्शियन फ्रेंड था, फर्स्ट डे मैंने उससे पूछा था कि आप नमाज कब पढ़ते हो, एंड हिज फर्स्ट क्वेश्चन टू मी वाज व्हाट इज़ नमाज। तो मैं शॉक हो गया था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि नमाज भी एक बहुत इंडियनाइज या सब कॉन्टिनेंट का हमारा एक टर्म है। एक्चुअल इस्लाम में नमाज तो होता नहीं, आई थिंक सुरा बोलते हैं शायद उसे, या कुछ और वर्ड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। देखिए, अगर आप जाएं गल्फ़ कंट्रीज़ में जो ज़्यादा रिजिड हैं, तो अगर अमीर ने डिसाइड किया कि उसको एक डायरेक्ट सड़क कनेक्शन, नई सड़क चाहिए, और बीच में एक आध मस्जिद आ गई, तो ही विल नॉट हेजिटेट, वो मतलब थोड़ी सी भी परवाह नहीं करेंगे और उसको गिरा देंगे। पाकिस्तान इटसेल्फ एक बार हाईवे बन रही थी कराची से लेके इस्लामाबाद के लिए, तो वहाँ 84 मस्जिदें रास्ते में थी, उनको डिमोलिश कर दिया। एक कराची में आई थिंक होटल है, नाम मैं भूल रहा हूँ, सेंटर में, तो उसका मालिक गया शायद ज़िया के पास कि भाई वो होटल में ज़रा सी दिक्कत यह आ रही है कि साथ में या पार्ट ऑफ द होटल में वो मस्जिद है, तो कहता है यार रात को शिफ्ट कर दो उसको और फिर वो कंस्ट्रक्शन अपनी पूरी करो। वही उसने किया। सो देयर रिलीजन एंड इट्स रिजिडिटी इज फ्लेक्सिबल, वेयर इट सूट्स देम इट कैन बी इंटरप्रेटेड इन अ डिफरेंट वे। अगर किसी अमेरिकन ने कुछ बोला तो वे कहेंगे कि हाँ जो आप कह रहे हो वो ठीक है, हम अपनी किताबें ज़रा दोबारा से पढ़ लेंगे। पर अगर इंडिया की बात आई तो वो कहेंगे इस्लाम खतरे में है। ओके, आपको लगता है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेट बना और बनने के बाद में भी उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स आते ही रहे, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान के लिए? नहीं, वो जो आपने शुरू किया था ना, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, प्रॉब्लम आइडिया ऑफ पाकिस्तान है। ओके, कि देयर वाज नो आइडिया ऑफ पाकिस्तान, सो दे स्टिल लुकिंग, आई मीन वो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि भाई वो आइडिया है क्या, ये बना क्यों, और जब बन गया तो हमसे संभलता क्यों नहीं है, क्यों अभी भी बलूचिस्तान है। देखिए एक और एग्जांपल थी, हम जब बाहर जाते हैं तो कोई पूछता आप कहाँ से हैं, तो हमेशा ऑटोमेटिक रिस्पांस होता है इंडिया। फिर वो बहुत इंसिस्ट करता है कि नहीं और बताओ, तो फिर आप कहेंगे बॉम्बे या जो भी है, मुंबई। अगर कोई पाकिस्तान से पूछे, पाकिस्तानी से पूछे, तो पहले तो अपनी गली का नाम बताएगा कि मैं उस गली से हूँ, फिर जाके शहर का नाम बताएगा, फिर अगर बहुत ही डेस्परेट दूसरा आदमी है पूछना चाहता है तो जाके प्रोविंस का नाम बताएगा, मैं सिंध से हूँ या बलूचिस्तान से हूँ। वो आदमी और परसिस्टेंट हो जाए तब जाके पाकिस्तान आता है। सो ये सिर्फ रिफ्लेक्टिव नहीं है प्रायोरिटीज़ का, ये रिफ्लेक्टिव है एक माइंडसेट का, दैट दे आर स्टिल नॉट श्योर कि वेयर डू दे बिलोंग, मतलब वो कहाँ से हैं। भाई कोई भी नींव जो है, वो चाहे वो पौधा हो या मकान हो, उसकी नींव जो है वो डीप होनी चाहिए, तभी स्ट्रेंथ मिलेगी ना। करेक्ट। तो आपकी नींव ही डीप नहीं है। भाई एक नेशन की हिस्ट्री में 47 तो कुछ नहीं है ना, 70-75 साल जो हैं वो तो दे आर ए फ्रैक्शन ऑफ द टाइम स्पैन, मतलब समय की सीमा के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है 75 साल।
तो अभी ढूंढ रहे हैं, और वो ढूंढने में मुश्किल ये है कि जब भी वो सोचते हैं कि शायद वो करीब पहुंच गए हैं अपने जो आंसर वो ढूंढना चाहते हैं, तो आर्मी आ जाती है और फिर उनका पूरा का पूरा जो मानसिक स्थिति है वो उल्टी होनी शुरू हो जाती है। तो फिर नए सिरे से शुरू करते हैं कि ये नहीं 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 नहीं, वो जो हम पहले सोच रहे थे वो तो पाकिस्तान का आइडिया नहीं है, अब हमको नई तरह से करना चाहिए। एक और भी है, देखिए भुट्टो जब प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे उनकी माँ जो थी वो हिंदू थी, पर वो कभी भी पब्लिकली वो बात नहीं करना चाहते थे। सो मे बी वो कोई ऑब्वर्स काइंड ऑफ साइकोलॉजी थी, तो इंडिया से उनका खासी नफरत थी। तो वो नहीं चाहते थे कि पहनावे में भी इंडिया से कोई रिजेम्बलेंस हो। तो इसलिए वो जो है सलवार कमीज़, मतलब उसमें ना आदमी ना औरत कोई डिफरेंस नहीं है, यूनिसेक्स हो गया, तो आदमियों को भी उन्होंने सलवार कमीज़ पहना दी। और औरतों को कहा कि आप साड़ी नहीं पहन सकती क्योंकि वो हिंदुओं का पहनावा है। तो इसलिए आपने देखा कि औरतें भी सलवार कमीज़ पहनती हैं, साड़ी पहनती हुई बहुत कम देखती है। तो भाई एक चीज़ को छोड़ने से जो आपके साथ सैकड़ों हज़ारों साल से रही, साड़ी हो या आपका कुर्ता पजामा हो, उससे आपके दिल के अंदर तब्दीली तो नहीं आ सकती ना, या आपको एक नई मेंटल ओरिएंटेशन तो नहीं मिल सकती ना। वो ठीक है, आपने वो बाकियों ने कहा, स्टेट ने कहा, तो आपने वो नया अटायर शुरू कर दिया, पर वो एक कन्वीनियंस है बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन। इनका सब आइडियोलॉजी तो कंफ्यूज्ड होगी बिकॉज मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि जो पाकिस्तान आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसे हेड करता है हाफिज सईद। मतलब ये क्या चीज़ है, एक टेररिस्ट आपके आइडियोलॉजी कोऑर्डिनेशन सेंटर को हेड कर रहा है। देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो हार्डली 5-6% होंगे टोटल स्कूल्स के, बाकी सब मदरसे हैं। और मदरसों में शुरू से ही उनको मतलब एक्सट्रीमिज़म टाइप की एजुकेशन मिलती है, स्ट्रेस है ऑन रिलीजियस लर्निंग एंड सो ऑन, एंड स्ट्रेस है टू सी, अगर एक फ़ोटो है किसी सिख की, ज़र्फ और जालिम, तो सिख की फ़ोटो दिखाएंगे। तो अगर आपकी इंडोक्ट्रिनेशन ऐसी है तो वो बिल्कुल हक बनता है हाफिज़ सईद को कि कहना कि भाई मैं तो हेड बनूंगा, हम पिक्चर कंप्लीट ही करते हैं मेरे को हेड बना के। पर उससे जो डेंजर है कि अगर आप वही चीज़ें कंटिन्यू करें तो आप अपने नेशन को और फ्यूचर जनरेशन्स को कंडेम कर रहे हैं, राइट, डाउन द सेम पाथ, मतलब उसी रास्ते की तरफ, और उससे रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर ये जो इंडिया ने एक स्ट्रगल देखा है, बी इट, चलो फ्रीडम का एक तो स्ट्रगल था ही, देन पूरे देश को एकजुट रखने का एक स्ट्रगल था, देन इकोनॉमिक स्ट्रगल्स थे हमारे जो शुरुआत में हमें मिले। इसने भारत को एक वो पाथ दिखाया कि स्ट्रगल करेंगे तो ही फ्यूचर है। वेराज पाकिस्तान में जब आज़ादी मिली तो पहले तो भारत से आज़ाद होकर वो देश बना, देन ब्रिटिशर्स ने उनको थोड़ी हेल्प कर दी, ब्रिटिश गए तो अमेरिकन्स ने हेल्प कर दी, अमेरिकन्स गए तो चाइनीज़ ने हेल्प कर दी। अब जब उनके पास में तीनों का ही हेल्प थोड़ा थोड़ा बंद हो गया है तो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अपने बलबूते पे तो हम कुछ है ही नहीं। एंड इज़ दिस द बिगेस्ट चैलेंज जो उनके लिए रहा, और भारत के लिए एक तरह से जो श्राप था हमारे लिए वही हमारी ताकत बन गई, और उनके लिए एग्जैक्टली वो अपोजिट हो गया। देखिए इसमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें अपने आप को इमेजिन करिए कि 1947 है, कत्लेआम हो रहा है। मेरी बुक में भी मैंने लिखा कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, और एस्टिमेट्स, वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ एस्टिमेट्स विदाउट एनी एक्यूरेसी से कि एटलीस्ट 1 मिलियन पीपल डाइड।
अगर देखा जाए तो मार्च 1947 में पठानों ने और कुछ पाकिस्तानी पंजाबियों ने वो अपने पूरी प्लान्स रेडी कर ली थी, वेपन्स रेडी कर लिए थे और शुरू कर दिया था मार्च में हिंदू सिख्स का कत्लेआम। और ये चलता रहा ऑलमोस्ट थ्रू द ईयर ऑफ 47। इंडिया में ये शुरू हुआ ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ अगस्त, एंड ऑफ जुलाई, मिड अगस्त कह दीजिए, जब ट्रेन लोड्स ऑफ हिंदूज हु वर स्लॉटर्ड वो ब्रॉट टू अमृतसर एंड बियॉन्ड। और जो कुछ बेचारे जिंदा थे उन्होंने जब ये कंडीशंस बताई तो नेचुरली इस साइड पे भी हिंदू सिख्स के मतलब खून खोले और उन्होंने शुरू किया। तो विद इन अ मंथ यहाँ पे सरदार पटेल ने बुलाया पंजाबी लीडर्स को, सिख्स और हिंदूज बोथ। उनको कहा कि भाई हमको ये नहीं करना चाहिए, आप कृपा करके ये मैसेज कन्वे करिए अपनी जनता को, एंड लेट्स स्टॉप दिस। आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सरदार पटेल, नेक्स्ट डे इट स्टॉप्ड। पर वहाँ चलता रहा। एक तो ये साइड हुई कि देखो हमने मार दिया, कितने बहादुर हैं। द अदर वॉज 75% of business in Karachi was controlled by Hindus and Sikhs. 75% of Karachi's population was of Hindus and Sikhs before partition. इसी तरह लाहौर में जो मेजर बिजनेसेस थे वो हिंदू सिख्स के कंट्रोल में थे। विलेजेस में प्रॉपर्टीज़, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ वगैरह में हिंदू सिख्स काफ़ी थे। जब पार्टीशन हुई तो ये लोग तो आ गए, जो भी अपना हाथ में ले सकते थे, सोना हो या जो भी कुछ भी था वो लेके आ गए। वो बड़े आलीशान घर, रनिंग बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज सब छोड़ छाड़ के आ गए। यहाँ से जो गए लोग और वहाँ जो वैसे मुस्लिम्स थे, उन्होंने देखा यार ये तो बोनांजा है, हमारी लॉटरी निकल गई है। तो दौड़ लग गई। दो लोग हैं वो देख रहे हैं कि कौन जाके पहले फैक्ट्री को ऑक्यूपाई कर ले, कौन जाके पहले वो घर के अंदर घुस जाए, अपना ताला लगा दे। तो ये हालत हो गई थी। तो मतलब बिना कुछ काम किए वो सडनली लखपति, करोड़पति वगैरह जो कुछ भी आप कहिए हो गए। इधर जो था, जो लोग यहाँ से गए थे वो ठीक है, कुछ अमीर लोग होंगे, पर ज़्यादातर जो था ना उनकी कोई ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी थी, ना कोई उनकी इंडस्ट्री थी, ना कोई रनिंग बिजनेस था। और फैक्ट ये भी है कि पंजाब, प्री पार्टीशन पंजाब में जो वेस्ट साइड थी वो एग्रीकल्चरली रिच थी। जो ईस्ट पंजाब था दैट इज़ अ सेमी डेजर्ट काइंड ऑफ एन एरिया। तो ये जो हमारे लोग वहाँ से आए द पंजाब पार्ट से, तो उनको एक नया रास्ता ढूंढना था कि ना कोई बिजनेस है, ना इंडस्ट्री है, ज़मीन वैसे ही बेकार है। तो एक ही रास्ता था, वो कड़ी मेहनत का रास्ता था। तो ये तो लोगों का हो गया कि आते ही हमारे लोगों को अपनी एक नई ज़िंदगी बनानी पड़ी और वो जुट गए हार्ड वर्क पे। उधर जो है वो ऐशो आराम की फैसिलिटीज़ मिल गई उनको, बने बनाए घर, बने बनाए इंडस्ट्रीज़। Another major difference, and this is vital, was the quality of leadership. भाई जिना की तो वो लियाकत अली खां इंतज़ार कर रहे थे कि कब मरेगा, तो इसीलिए जो एम्बुलेंस में आए बलूचिस्तान से, ज़ियारत जो जगह है, कड़कती धूप में गर्मी की, उनकी एम्बुलेंस ब्रेक डाउन हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कैसे हो गई थी। तो उसका कोई रिलीफ जो है वो वहाँ पहुँचा नहीं था घंटों तक।
तो वहीं पे मरने की हालत में हो गए थे। ये तो मतलब कहने का मतलब यह है कि उनके आपस में लीडर्स में जो थी एक दूसरे के अगेंस्ट सस्पिशन थी, एनिमोसिटी थी, तो वो दूसरों को क्या मैसेज दे सकते थे मोरालिटी का या हार्डवर्क का। इन कंपैरिजन यहाँ पे वी वर फॉर्चुनेट कि वी हैड लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद एंड अदर्स। वो दो मैसेज दे रहे थे कि एक तो हार्ड वर्क से ही नए दिशा मिलेगी हमारे देश को, पर्सनली और कलेक्टिवली एज ए कंट्री, एज ए सोसाइटी। द सेकेंड वॉज द मैसेज ऑफ वैल्यूज़, कि अगर राइट वैल्यू रखोगे देन यू कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सो these two, I think, were the essential differences which made our nation, which made us progress in those crucial early years, or these two were missing in Pakistan's case, क्योंकि लीडर्स में आपस में फूट थी। सर इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा था अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब भारत में तो बहुत पहले से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट शुरू हो चुकी थी, वेराज इन पाकिस्तान कुछ अलग ही वहाँ पे माहौल था, तो इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए सोसाइटीज़ में भी। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन एक कागज़ का डॉक्यूमेंट है। ब्रिटिश कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तो नहीं है, पर वो फॉलो करते हैं जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। भारत ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया कि उन्होंने देखा कि भाई हम नया देश है, नई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, नई एडमिनिस्ट्रेशन है, तो कुछ तो गाइडेंस देनी चाहिए। और दूसरा ये था, उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि भाई ये जिन्ना ने सारे मुसलमानों को तो नहीं लिया, क्योंकि उसका फेमस स्टेटमेंट थी, आई डोंट वांट टू क्रैम्प पाकिस्तान विद टू मैनी मुस्लिम्स। तो जो हमारा कैरेक्टर था वो एक सेकुलर कंट्री का हो गया। तो सेकुलर कंट्री तभी हो सकती है अगर कुछ रिटन फ्रेमवर्क हो और रिटन गोल पोस्ट हो, इकोनॉमिक, सोशल और ये वो। तो बहुत ठीक कदम था, डिबेट भी अच्छी खासी हुई और 1950 में हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर ली। दैट इज़ बाय एंड लार्ज स्टूड अस इन गुड ग्रेस। पाकिस्तान अगर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार भी कर लेता, वो दूसरे दिन उसको फाड़ देता कोई डिक्टेटर आके, और वही हुआ। हर कुछ साल के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेते हैं, कि जैसे लोग करते हैं कि सर्दी है तो चलो गर्म कपड़े ड्राई क्लीन करवा लो। जो इफ़ेक्ट है, जो सीरियसनेस है, वो रहती नहीं। आफ्टर ऑल अगर इस तरह पीरियोडिकली आप चेंज करते रहोगे तो इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ वन पर्सन's whim, राइट, dictator's whims. But in India's case and in case of similar other countries, the constitution is a document to guide your behavior, social behavior and national behavior. राइट। बट इज़ दिस ट्रू कि जिन्ना को एक वक्त रिग्रेट हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, और इसके बारे में उन्होंने लियाकत अली खान को भी कहा था, और जो श्री प्रकाश जी थे जो इंडिया के पहले हाई कमिश्नर थे टू पाकिस्तान, उन्होंने कहा भी था कि आई वांट टू कम बैक टू बॉम्बे एंड आई होप कि नेहरू जी इसे मतलब रिजेक्ट नहीं करेंगे मेरी इस अपील को। इज़ दिस ट्रू? देखिए, उससे और भी आपको बताता हूँ। एक मार्गरेट ब्रूक वाइट थी, अमेरिकन जर्नलिस्ट। तो 14 अगस्त के इमीडिएटली बाद या उसी दिन वो मिली जिन्ना को कराची में। तो उसने पूछा कि वर यू एक्सपेक्टिंग सक्सेस सो अर्ली? तो कहते क्वाइट फ्रैंकली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट ड्यूरिंग माय लाइफ टाइम, सो आई सरप्राइज दैट इट केम सो अर्ली। तो इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स जिन्ना को लग नहीं रहा था कि वो होने वाला है। दूसरा ये है कि वो बम्बई वाला था, तो उसको अपने घर से भी लगाव था और शहर भी याद आती थी। तो हमारे जो वहाँ
हाई कमिश्नर थे श्री प्रकाश, उनको एक दिन इन्होंने कहा कि आप नेहरू को कहिए डोंट ब्रेक माई हार्ट, आई वॉन्ट टू गो बैक टू बॉम्बे। श्री प्रकाश हैरान हो गए, तो उन्होंने कहा आर यू सीरियस? तो ये साहब कहते हाँ मैं सीरियस हूँ। तो जो उनकी ड्यूटी थी उन्होंने कन्वे कर दिया। तो वहाँ से जवाब आया कि भाई नाउ इट इज़ टू लेट, काफ़ी दफ़ा ही ये बंदा कर चुका है। एंड सेकेंडली ये एक आदमी के लिए तो नहीं हम रूल अप्लाई कर सकते ना, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जो दूसरी तरफ चले गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज सीज हो गई हैं ऑटोमेटिकली। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ बाकियों के लिए ये लॉ अप्लाई होगा, जिन्ना साहब के लिए नहीं होगा। तो वो मैसेज उनको कन्वे कर दिया। जिन्ना really was not happy with the Pakistan that he created. Reason being? Reason being that, he could envisage that fundamentalism will start creeping in. For example, the first speech that he gave, तो उसमें कोई कुरान का कपलेट था, तो मौलवी इन्होंने कहा कि भाई मेरे को बता दो, वो मैं बोल दूंगा। तो बोल दिया। तो जब स्पीच ख़त्म हुई उन्होंने कहा हाउ डिड इट गो? तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है? जिन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि बाय गॉड्स ग्रेस। तो कहता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मतलब उस आदमी को फंडामेंटल्स तक नहीं पता थे कि इस्लाम कैसे शुरू होता है। तो ये ज़रूर है यूज्ड इस्लाम टू गेट हिज वे, बट ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड a way of life that made eventually Pakistan uncomfortable. Right. Okay. So I want to come to जो आपके years थे as Consul General of India to Pakistan. I'm sure कि आपने वहाँ की सोसाइटी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा। अब जब भारत चांद पे पहुँच गया था तब बहुत सारे यूट्यूब पे इंटरव्यूज़ आ रहे थे ऑफ पाकिस्तानी पीपल, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब इंडिया को अब एक अच्छे नज़रिए से देख रहे थे। दे वांटेड टू बिकम इंडिया, उनमें वो एस्पिरेशन था। एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था कि जो उनके लीडर्स रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हो, आर्मी के जो मेजर्स हो या जनरल्स हो, उन्होंने उन्हें डिसअपॉइंट किया, लेट डाउन किया। वाइल यू वर देयर, आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि लोगों के अंदर वो फीलिंग है कि लोग बात एक चीज़ की कर रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, पर उनके लीडर्स कुछ और ही कर रहे हैं? देखिए कई टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं कि कभी मैं सपोजिंग किसी होटल में जा रहा हूँ और वो देख रहे हैं कि इंडियन फ्लैग फ्लाई कर रहा है, तो होटल का दरबान भी स्पेशल सैल्यूट करता था कि इन ऑनर ऑफ इंडिया। फिर जहाँ भी आप जाते थे, आई मीन एज इंडियन कौंसिल जनरल नेचुरली आपकी एक खासी पोजीशन होती है, पर वैसे भी क्यूरियोसिटी अबाउट इंडिया, तो लोग टेंडेड टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स यू, मतलब आपसे आके बात करना चाहते थे। ऑन द अदर हैंड, ये मैंने उसमें वेयर बॉर्डर्स ब्लीड में लिखा भी है ये इंसिडेंस। वीपी सिंह जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो आए हुए थे पाकिस्तान, तो जब जा रहे थे तो नेचुरली आई वेंट टू सी हिम ऑफ। वो इंसिडेंटली ये पाकिस्तान में नहीं होता, ये बेनज़ीर ने मेरे को खुद बताया। अच्छा। कहती जब मैं आउट ऑफ पावर होती हूँ वो एम्बेसी वाले मेरे पास नहीं फटकते, वो कहते कौन आ गई। तो आप जो हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर को ऐसी ऑनर कर रहे हैं दैट इट इज़ हार्ट वार्मिंग।
that even if he's no longer in position of power, but because he was the former Prime Minister of India, you treat him as a special guest. तो मैंने कहा that is the Indian tradition, and in fact that is the tradition of every democratic country. So anyway, जब मैं छोड़ने गया and we were sitting in the special lounge, तो बेनज़ीर आई, because it was her initiative to get the South Asian leaders, opposition leaders together. तो बेनज़ीर आई तो मेरे को एड्रेस करके कहती हैं कि मिस्टर डोगरा, डू यू नो हु आई मेट ऑन द वे हियर? तो मैंने कहा मेरे को क्या पता. कहती द लेफ्टिनेंट जनरल इन चार्ज ऑफ कराची एरिया. So I asked him, do you want to shake Mr. VP Singh's hand? He was the ex-Prime Minister of India. He said, no. His men kill my boys. Why should I shake his hand? So the nafrat runs so deep in certain sections of society, especially the army. एक और किस्सा बताता हूँ कि एक किसी पार्टी में मैं था, तो एक यंगस्टर को होस्ट ने थोड़ी देर बाद लाके मेरे पास बिठा दिया कि अंकल से बात करो, इंडियन कौंसिल जनरल हैं और ये वो. तो मैं बैठा, स्मार्ट यंग पर्सन. तो थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, भाई क्या करते हो, कॉलेज में हो क्या? कहते नहीं सर, मैं आज ही पास आउट किया हूँ पाकिस्तान नेवल एकेडमी से, कराची में. तो मैंने कंग्रेचुलेट किया कि हाँ बहुत बढ़िया, ये वो, और आप खूब तरक्की करो. तो कहता सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते कब सुधरेंगे? तो नेचुरली मैं उसको ये तो नहीं कह सकता था कि कभी नहीं सुधरेंगे या बाद में सुधरेंगे. तो मैंने कहा बहुत जल्द सुधरेंगे. तो ही वॉज शॉक्ड कि बहुत जल्द सुधरेंगे. So as a young man, slightly innocent I would say, he said, तो मेरी ओथ का क्या होगा? Having said that, he realized he'd made a blunder. So anyway, excuse करके चला गया. So when I came back to the consulate, I asked my officers कि भाई एक दो दिन में पता कराओ कि ये क्या ओथ लेते हैं. तो उन्होंने पता करवाया. The oath was that we will avenge 1971. सो एक मैंने आपको मदरसे की एग्जांपल पहले दी. दूसरा ये जो आर्म्ड फोर्सेस का जो कल्चर है ऑफ रिवेंज, दैट इज लाइक ए पॉइजन डीप विद इन देयर सिस्टम, देयर बॉडीज. तो जब तक ये उस पॉइजन को, जहर को नहीं निकालेंगे, जो मर्जी हो, कोई एक आध कह दे कि चिकन करी खाइए और आप हिंदुस्तान से हैं, हमारे गेस्ट हैं, आप टंगरी कबाब खाइए, ये खाइए, वो खाइए, तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि देखो कितने अच्छे हैं. पर दैट इज ए टेम्पररी एबरेशन ऑन सीइंग यू. डीप डाउन व्हेन इट कम्स टू रिलीजन और इंडिया इन अपोजिशन टू पाकिस्तान, दैट पॉइजन टेक्स ओवर. राइट. एंड दैट इज देयर रियल पर्सोना, बिकॉज एज अ सोसाइटी दे हैव बीन प्रोग्राम्ड टू हेट इंडिया. इनका ये जो आर्मी का रेडिकलाइजेशन है, ये कब शुरू होता है? बिकॉज आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन वीडियोस वगैरह भी जो इनके आते रहते हैं उसमें, कि आर्मी में भी जब आप भर्ती के लिए जाते हो वहाँ पे, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है और उसमें एक इस्लाम को लेके, रिलीजन को लेके भी एक टेस्ट या कुछ तो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं. तो ये रेडिकलाइजेशन शुरू कब हुआ? रेडिकलाइजेशन ज़ियाउल हक के टाइम इन ए मेजर वे शुरू हुआ. थोड़ा सा मैं कहूँगा कि भुट्टो ने भी शुरू किया था, पर एज ए प्रोग्राम्ड रेडिकलाइजेशन वो ज़ियाउल हक के टाइम से शुरू हुआ. एंड दैट कैंसर is really eating away or has eaten away at the vitals of that society and army as an organization. Okay. पर ये जब आप वहाँ पे थे तो बहुत से बार न्यूज़ आती है कि कुछ लोग होते हैं जो 2-3 दिन के लिए डिसअपियर हो जाते हैं.
तो ऐसा कहा जाता है कि आईएसआई उन्हें लेके जाता है। ये डिसअपियरेंसेस क्या होते हैं, और आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि कोई आईएसआई वाला आपको टेल कर रहा हो? क्योंकि मैंने एक्स डिप्लोमेट्स जो है उनसे भी स्टोरीज सुनी है कि वो कहीं जा रहे थे, कार में बैठ के उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था, तो आईएसआई वाला आके बताता है कहाँ घूम रहे हो, मैं बता देता हूँ रास्ता ही है। हाँ, देखिए वो तो थोड़ा सा हंस के बात हुई, पर आई वॉज अंडर ISI's वॉच 25 hours out of 24 hours a day. व्हाट इज दिस वॉच लाइक, मतलब होता क्या एग्जैक्टली? उसमें ये था कि कभी तो 8 मोटरसाइकिल मेरे पीछे हो जाते थे, ओके। एंड दे यूज्ड टू डू एग्रेसिव टेलिंग कि मेरी कार जा रही है तो कोई ओवरटेक कर रहा है, कोई जान के ऐसे कर रहा है कि टक्कर लग जाए। कभी वो पुलिस का ट्रक मेरे पीछे लगवा देते थे कि अगर मैं किसी के घर जा रहा हूँ तो आसपास वाले सब लोगों को पता लग जाए कि इंडियन कौंसल जनरल आए हैं, तो वो भी डर जाएं। कभी ये होता था कि अगर मैं आपके घर आ रहा हूँ तो नेक्स्ट डे आके ISI वाले आपको तंग करेंगे, या मैं कोई बड़ी पार्टी कर रहा हूँ तो जो जो भी आए हैं उनकी लिस्ट बन जाती थी, और नेक्स्ट डे उनके यहाँ विज़िट हो जाती थी कि क्या तकलीफ़ थी आपको जो गए कि इंडियन कौंसल जनरल को मिलने। कभी ऐसा होता था कि कराची में पावर तो होती नहीं थी, तो जनरेटर्स लगाने पड़ते थे, तो कूद के, हमारा तो काफ़ी बड़ा घर था वहाँ कौंसल जनरल का, दीवार फांद के ऐसा एजेंट्स आ जाते थे, जनरेटर बंद कर देते थे, तो आपके मतलब 100-200 लोग गार्डन में खड़े हुए हैं, वो सडनली चांद दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा। तो मतलब उनको तंग करने के हज़ारों तरीके थे, पर उसमें ये है कि वो अपना ही नुकसान करवा रहे थे कि एक तो लोकल लोगों से जो मनमुटाव था, एक तो वो था, एंड सेकेंडली डिप्लोमेट का मतलब ही यही होता है कि दो देशों के बीच में रिश्ते बढ़ाए। अगर आप उसको ही तंग कर रहे हैं तो उसकी साइकोलॉजी पे भी तो असर पड़ेगा ना। तो पर स्टिल एज ए डिप्लोमेट अपनी तो यही कोशिश थी कि ये सब होते हुए भी दोस्त बनाने हैं, और ऐसे लेवल पे बनाने हैं जिससे आपको वो कंट्री की पल्स पता लगे। तो जो बेनज़ीर को मैं दोस्त कहूँगा, और उनके जो मिनिस्टर्स थे, जो खास एडवाइज़र्स थे, वो भी काफ़ी करीब रिश्ते में थे। मतलब ये नहीं कि वो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन देते थे, पर ये है कि खुल के एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ कर सकते थे, राइट। तो विदाउट एनी हेजिटेशन। But naturally they had their country's interests in mind. But beyond that, I mean, it was a good learning experience to get their point of view and to put across your point of view. राइट। बट सर, ये जो कहा जाता है कि हमारी जंग पाकिस्तान के लोगों से नहीं है, उनकी आर्मी से है, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप से, हाउ ट्रू इज़ दिस? मतलब मेरा कभी कभी मतलब एज एन इंडियन सिटीजन आई फील बैड फॉर वहाँ के जो लोग हैं कि उन्हें उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जो एक इंडियन सिटीज़न को मिलती है। एंड मुझे उसी टाइम पे सेम टाइम पे गुस्सा भी आता है, क्योंकि आई हैव बीन ऑल्सो टोल्ड कि बचपन से मतलब हमारे इतने प्रॉब्लम्स रहे हैं आज़ादी के टाइम से ही पाकिस्तान के साथ में, तो हमारी ये जंग है किसके साथ? देखिए, अल्टीमेटली तो जैसे मैंने इसमें ऑटोक्रेट्स में कहा था कि इट इज़ द लीडर who takes decision. इसलिए कहते हैं ना कि buck stops with him. तो जंग एसेंशियली इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, अगर जंग वर्ड आप यूज़ करना चाहते हो। आई वुड से मिसट्रस्ट, और वही जो है सोशल मीडिया, आजकल के सोशल मीडिया, टेलीविज़न, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, उसके थ्रू वो ही आइडियाज़ प्रोपिगेट करते हैं कि इंडिया अनरिलायबल है, इंडिया ख़राब है, इंडिया गंदा है, वट एवर द डिवाइस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. As far as ordinary citizen is concerned,
he's too poor to think of all these things, except when there is an issue which is exploited to excite him, to agitate him. तो उस टाइम पे ना उसको इंडिया पसंद होता है, ना उसको रिलीजन तौर पे हिंदूज पसंद होते हैं, और ना ही उसको ऐसा लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं. वो सोचता है कि पाकिस्तान में दुनिया के मुसलमान भरे हुए हैं, तो वो सोचता है कि ये जो पाकिस्तानी आइडेंटिटी है इसके ऊपर अटैक हो रहा है, और वही फीलिंग इनकरेज करते हैं ऊपर वाले. तो आई वुड से दे आर puppets. I mean, there are of course people who are inimical to India, who don't like India, even in the society. But equally, there are people who say कि भाई कब तक ये चलता रहेगा, हमको इकट्ठे ही रहना चाहिए, हम रहे थे इकट्ठे, अब बॉर्डर्स हैं वो नहीं हटाए जा सकते, तो कम से कम कुछ डायलॉग करें, कुछ बातचीत करें, कुछ चीज़ें एक्सचेंज करें. अगर हम राइस भेज सकते हैं तो ठीक है, उधर से राइस आ सकता है तो वो भी ठीक है. राइट. पर इन ऑल दिस द इस्टेब्लिशमेंट कंफर्टेबल नहीं है. इस्टेब्लिशमेंट में मेरा मतलब है ISI, आर्मी और टॉप सीनियर ब्यूरोक्रेसी. तो वो सोचते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए एक डेंजरस ड्रिफ्ट होगी. राइट. एंड जब हम बात करते हैं लोगों की अगेन, तो कहा जाता है कि मतलब अमेरिका पाकिस्तान के 3 पिलर्स थे या है, जिसमें आता है 3 A's, अमेरिका, अल्लाह एंड आर्मी. अब इमरान खान आता है, पहले वो लोगों को एंटी अमेरिका कर देता है क्योंकि वो बताता है कि अमेरिका मुझे निकालना चाहती है. फिर उसके बाद में एंटी आर्मी भी कर देता है एक तरह से. तो ये क्या हो रहा है विद इमरान खान एंड द पाकिस्तानी पॉपुलस? देखिए, इमरान खान जो है एक स्ट्रेंज सा फिनोमिना है. तो इट्स लाइक सेइंग कि एक कोई बॉलीवुड एक्टर बहुत हैंडसम है, उसको हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और बिकॉज ऑफ द मास फॉलोइंग वो जो कहता है वो मंजूर कर लेते हैं. तो इमरान खान का मैं पर्सनली मिला भी हुआ था जब मैं कराची में था, तो तब लोग ये कहते थे कि इसका दिमाग नहीं है, जैसे मैंने कल कहा था इन द डिम, और वो सच भी है कि थोड़ा सा बेवकूफ़ है. पर बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी, मैग्नेटिज्म, हैंडसमनेस, जो भी कहिए, लोग दीवाने हुए हैं. उसकी तो कोई दवा नहीं है, बिकॉज एक बार आप दीवाने हो जाओ तो आप रीज़न को गिव इट अ गुड बाय. तो यूथ इन पर्टिकुलर थिंक कि ही इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ देयर एस्पिरेशंस, कि वो किसी तरह नौकरियां भी ढूंढ लेगा, किसी तरह उनको जेबें गर्म कर देगा. That hasn't happened when he was the prime minister, right, and that will not happen if he returns, which is doubtful. तो इमरान खान is a freak phenomena. पाकिस्तान में कई freak phenomena हैं, पर he is in a different category. right. Okay. And so चाइना एंड पाकिस्तान के बारे में सब लोग जानते हैं जो उनका नेक्सस है. इनफैक्ट एक जो चीज़ बहुत से बार जिसके बारे में भारत ने भी वॉइस रेज की है, दैट इज़ CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. अब वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स मैंने देखी है, बलोचिस्तान में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, वो कई सारे चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करती है जस्ट टू रिटेलिएट अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट. हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ CPEC? ये अच्छा सवाल आपने किया, और मैं चाहता हूँ कि आपके जो दर्शक हैं वो समझें कि ये क्या बला है CPEC. अनफॉर्चुनेटली इसमें कई रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस लोगों के दिमाग में आ गई कि CPEC है तो वो पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म कर देगा, CPEC है तो पाकिस्तान मालामाल हो जाएगा, और CPEC है तो उसमें तेल जाना शुरू हो जाएगा, उसमें मिनरल्स जाने शुरू हो जाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट्स जाने शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान से चाइना की तरफ, चाइना से पाकिस्तान की तरफ, दूसरे देशों से पाकिस्तान के थ्रू चाइना की तरफ.
चाइना से पाकिस्तान के थ्रू दूसरे देशों की तरफ। सो हर टाइप के सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे थे और हर टाइप के हम इन सब्ज़ बागों से इन्फ्लुएंस हो गए थे। मेरा फंडामेंटल सवाल है कि कोई भी आप सड़क बना लो, उसको सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि वॉज इट माई मनीज वर्थ, मतलब जो मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की है इसका मेरे को फ़ायदा मिलेगा आज कल या कभी। उसका जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या उसके ऊपर ट्रेड हो सकती है। पाकिस्तान क्या ट्रेड करता है चाइना को? डोंकी मीट, दैट इज वन ऑफ इट्स बिगेस्ट एक्सपोर्ट आइटम्स। वो तो वैसे भी जा रहे हैं, वो बेचारे उनको पैदल भी भेज सकते हैं पहाड़ों से। उसके अलावा कोई सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान का चाइना में। और चाइना का पाकिस्तान के साथ इतना ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में कंजम्पशन कैपेसिटी नहीं है। ये नहीं है कि जैसे भारत के साथ चाइना का $100 बिलियन सरप्लस है, तो उनका टोटल टू वे ट्रेड जो है वो बड़ी मुश्किल से 2 फिगर्स कभी कभी पहुंच पाता है। सो जो कमर्शियल एंगल हम सोच रहे हैं वो नहीं है और ना ही आने वाले सालों में हो सकता है। दूसरी बात, कोई भी हाईवे या कोई भी ऐसी डेवलपमेंट, ये दुनिया का असूल है, तभी वायबल हो सकती है अगर दोनों तरफ उस सड़क के आपका इंडस्ट्री हो या टाउनशिप्स हो। वो तो नहीं है क्योंकि पैसा कहाँ है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। करेक्ट। पाकिस्तान ने चाइना को कहा कि नहीं नहीं हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट बना दीजिए, वो बहुत फ़ायदा होगा। तो चाइना ने कहा ठीक है, उनको तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल गई ऑन लोन बेसिस, और उन्होंने थर्मल पावर प्लांट जैसे पाकिस्तान ने कहा था वो शुरू कर दिए कि कुछ पाकिस्तान का कोयला इस्तेमाल होगा, कुछ चाइना का होगा। अब आप कोई भी पावर प्लांट लगाओ, चाहे थर्मल हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, सोलर हो, विंड हो, अगर तो वो किसी फैक्ट्री को सप्लाई कर रहा है देन इट इज़ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, कि भाई फैक्ट्री कुछ बनाएगी, उसके बाद रेवेन्यू बढ़ेगा सरकार का भी। यहाँ ये हुआ कि जितनी भी इन्होंने पावर प्लांट्स लगाए वो सारे के सारे डोमेस्टिक एनर्जी के लिए चले गए, एयर कंडीशनर, लाइट और ये वो, तो वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई। पर चाइना का जो कर्जा था वो बढ़ता जा रहा था क्योंकि उनका इंटरेस्ट तो शुरू हो गया था। तो अब दोनों देश दुविधा में हैं। चाइना नोज कि ये पाकिस्तान तो पैसा देने वाला नहीं है, पाकिस्तान सोचता है कि यार मैं कैसे इसको फिर ट्रैप करूं कि वो ड्यूरेशन बढ़ा दे लोन की और हमको तंग ना करे। सो फॉर चाइना इट इज़ अ प्रेशर पॉइंट कि भाई वो हमारे पैसे का क्या हुआ। फॉर पाकिस्तान इट इज़ यूज्ड टू दीज थिंग्स, क्योंकि एक से तो प्रेशर पॉइंट नहीं है ना, अमेरिका से लेके सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह सबसे तो इसकी बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं उन लोगों की। तो अगर ये सब नहीं है, अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सच है कि उसकी कमर्शियल वैल्यू चाइना ने शुरू से ही सोचा था कि इसकी नहीं हो सकती, ये तो बड़ा बेढंगा सा देश है, इट ओनली हैज़ एन एक्सप्लॉयटेशन वैल्यू फ्रॉम ए स्ट्रेटजिक व्यू पॉइंट। और ग्वादर और उसके साथ एक और छोटा बंदरगाह है, नेवल बेस है, चाइना हैड ओनली दैट ऑब्जेक्टिव इन माइंड। ये सब तो एड ऑन्स थे कि वहाँ पे हमारा एक नेवल बेस मिल जाएगा विच कैन वॉच ऑल द ट्रैफिक। नियरली 70% ऑफ वर्ल्ड्स एनर्जी सप्लाई ट्रेवल्स थ्रू दैट एरिया ऑफ द ओशंस। तो एक तो उसको वॉच कर सकता है, बाकी दूसरी ट्रेड को भी वॉच कर सकता है, या वॉर सिचुएशन में इंटरडिक्ट कर सकता है, या सबमरीन्स और ये वो दूसरे मुल्कों की
उनके ऊपर भी नज़र रख सकता है. सो चाइनाज गोल वॉज स्ट्रेटेजिक होल्ड ओवर दैट पार्ट ऑफ पाकिस्तान. Right. Second, in case of war, let's say with India, it can use that CPEC for easy troop movement. In case of war, also, let's say with a third country, not with India, a third country, even then, instead of going all the way via the sea route, you can transport your troops, take them to Gwadar, and then ship them wherever you want. So, ले दे के चाइनाज पर्पस इज स्ट्रेटेजिक. और भी इसके यूजेस हैं, वो बताना नहीं चाहता, पर कमर्शियल इज नॉट ए बिग बॉदर फॉर चाइना. राइट. बट आपको लगता है कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होगा? सम पीपल से कि 5 पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट होगा, एंड विथ व्हाट इज़ हैपनिंग इन बलूचिस्तान, तो वो तो एक श्योर शॉट लगता है कि मतलब कभी ना कभी कुछ तो हो ही जाएगा वहाँ. देखिए, इसके लिए ना आप किसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाइए, क्योंकि ना मेरा स्पेकुलेट करना ठीक होगा, क्योंकि हम क्यों किसी देश के बारे में बुरा सोचें. और इसके सेकेंडली, इस टाइप की स्पेकुलेशन कब से चल रही है? राइट. अभी तक तो पाकिस्तान 71 के बाद स्थिर ही है. तो लेट अस विश देम वेल एंड लेट अस होप दे मेंड देयर वेज. बेसिक एम तो ये है ना कि भाई, आप हर टाइम झगड़ा, हर टाइम टेररिज्म क्यों करते हो? शांति से रहो, आप खुश रहोगे, आप भी खुशहाल होगे, तो हमको भी चैन की सांस लेने दो. पर वो ऐसा देश है कि उसको समझाना बहुत मुश्किल है. सर, उनकी फिलॉसफी रही है स्पेशली आर्मी की, डिफीट इज़ ऑर्फन. मतलब वो ये मानते हैं कि भारत के साथ में लड़ाई करना ही एक तरह से उनकी जीत है. तो ऐसे देश को आप कैसे समझाओगे? वही मैं कह रहा हूँ ना कि उसको समझाना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट सर्व्स देयर पर्पस. भाई, अगर भारत के साथ सब कुछ शांत हो गया तो वो किसके साथ जाके लड़ाई करेंगे? चाइना के साथ. राइट. उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस तो और बढ़ जाएगी फिर. हाँ, तो वो कुछ ऐसा सिस्टम उन्होंने कॉन्फ़िगर कर दिया है कि जो भी बात होती है वो कहते हैं हमने तो इंडिया को ठीक करना है. तो अब वो जीते थे हारे थे उस डिबेट में ना जाएं. जो अगर वो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, बनाने दीजिए उनको. तो fact is that they cannot wish away what happened in 71. Yeah. But at the same time, we still have the sore point कि they took away so big a portion of our land in Kashmir and Gilgit-Baltistan. Right. बट सही, इन्हें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों होता है? मतलब जब हमने 370 भी एब्रोगेट कर दिया, आर्टिकल 35 हमने एब्रोगेट कर दिया, इस चीज़ से ये बात इन्हें खटकती क्यों है इतनी, जबकि ओरिजिनल आइडिया में इनके पाकिस्तान के कश्मीर था ही नहीं कभी? नहीं, देखिए, खटकती इसलिए हैं कि अभी तक वो हमारे को एक नकेल दी हुई थी, अगर वे राइट वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ. तो जब भी कुछ होता था वो कहते थे 370 तो नहीं आप हटा सकते. और जब हम वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते थे कि इलेक्शन होने हैं, उससे पहले जरा सा हम कॉन्फ़िगर कर लें, रिकॉन्फ़िगर कर लें जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को, कि लद्दाख की नीड्स अलग हैं, उसका जोग्राफ़ी अलग है, तो उसको स्पेशल अटेंशन चाहिए, तो हम उसको अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस देना चाहते हैं. तो ये कहते थे, जैसे कोई कहते हैं ना कि आप कौन, तो वो कहते मैं खामखा. तो ये कहते थे कि मेरा रोल तो है. अब क्या रोल है? एज ए विलन, येस, बट not as a constructive role. And secondly, 370 was also our self-imposed, I would say, self-imposed restriction on us. Right. किसी ने नहीं कहा था, ना दुनिया ने कहा था कि आप 370 लगाइए. हमने खुद ही 370 एक ईजाद कर लिया कि हमने तो लगाना ही लगाना. एंड एक बार लगा लिया तो हम फिर डरने शुरू हो गए कि यार उसको हटा देंगे तो क्या होगा, तूफ़ान आ जाएगा. अब जैसे हमने देखा, मैंने तो अपनी किताब में एक पूरा चैप्टर लिखा है कि भाई दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिसमें आप अपने देश के लोगों को कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते अपने
अपने देश के एक पार्ट में नहीं जा सकते. तो इट मेड नो सेंस, नो लॉजिक. तो एनीवे, सो फाइनली व्हेन द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव 370 और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है वो डिसीजन, तो आई फेल्ट विंडिकेटेड कि भाई जो मैं किताब में पूरी डिटेल्स देख के डिस्क्राइब किया कि हाउ वी नीड नॉट बॉदर अबाउट पाकिस्तानी रिएक्शन, क्योंकि उसने तो अपने यहाँ 370 नहीं लगाया ना, उसने तो वहाँ के नस्ल ही चेंज कर दी, पंजाबियों को घुसा के अब वहाँ पंजाबी हैं ज़्यादा. तो हमने जब चेंज किया तो पाकिस्तान ने वो प्रो फॉर्म में थोड़ी सी चीख चिल्लाहट की, उसके बाद शांत हो गया. कभी 6 महीने साल के बाद फिर चूचा कर देता है तो करने दीजिए, उसके गले के लिए अच्छा है शायद. सो आपकी बुक से मुझे एक चीज़ सामने लानी थी इस पॉडकास्ट में जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी. आपने एक लेटर का मेंशन किया है जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो को लिखा था. अब ये लेटर इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जहाँ उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानी घास खा लेंगे अगर दैट इज़ द सैक्रिफाइस नीडेड टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब अगेंस्ट इंडिया. और वही इंसान जब बेनज़ीर भुट्टो को ये लेटर लिख रहा है टुवर्ड्स हेवर्ड उनकी लाइफ के, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, तो इंडियन लीडर्स को प्रेज़ कर रहा है. क्या चेंज हो गया ऐसा, मतलब ये मानसिक परिवर्तन कैसे हो गया? कुछ चेंज नहीं हुआ. भुट्टो जो था कैमिलियन था कि वो अपना रंग बदलता था. जब तक वो पावर में था तो इट सूटेड हिम कि इंडिया को हेट करे, डिस्पाइट द फैक्ट एज आई सेड कि माँ उसकी हिंदू थी. तो उसका लाइफ का पूरा मिशन यही था कि इंडिया को किसी तरह टुकड़े टुकड़े कर दे, और न्यूक्लियर बॉम्ब भी इसी तरह बनाना चाहता था जो आप घास का जिक्र कर रहे हैं. तो इसेंशियली ही वॉज एन एंटी इंडियन पर्सन. चाहे जब वो यूनिवर्सिटी में था तब उसके जो साथी थे वो इंडिया से थे, हिंदू थे, पीलीभीत से, पर इवन दैट डिडंट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम. एक पिल्लू मोदी था और एक राजा पीलीभीत थे, दो थे उनके साथी. जब वो जेल गया, एक तो इस लेटर में जिक्र नहीं किया पर कहीं और उसने जिक्र किया था कि उसका दिल दहलता था जब वो एक दो प्रिजनर्स की चीखें सुनता था, जो 71 वॉर के जो प्रिजनर्स थे जिनको पाकिस्तानियों ने यातना दी थी. हमने तो 93,000 POWs वापस कर दिए थे, पर इन लोगों ने ऐसे दुष्ट तरीके से व्यवहार किया कि इन्होंने बताया नहीं कि POWs हमारे रखे हुए हैं, और उनकी ऐसे टॉर्चर किया कि मतलब वो कराते थे. तो भुट्टो ने बताया किसी और लेटर में कि मेरा दिल दहलता था वो सुन के. तो मतलब वो आदमी जो अगर पावर में होता उसका दिल खुश होता कि ये इंडियंस जो हैं करा रहे हैं, अब उसका दिल दहलने लगा. और इसी तरह दिल चेंज होना शुरू हुआ जब उसके ऊपर खुद टॉर्चर हुई शुरू हुई, क्योंकि वो स्केलेटन बन गया था. हार्डली कुछ खाना मिलता था. एंड आई नो इट फॉर अ फैक्ट, द अदर पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो मेरे को बताते थे पाकिस्तानी कि हम जब सोते थे तो गार्ड आके सांप हमारे सेल में डाल देते थे कि अगर इसको लड़ गया तो मर जाएगा. तो कहते हैं कि हमको पता होता था तो हम कई कई रातें सोते नहीं थे और खाट के ऊपर या खड़े हो जाते थे या पूरा अलर्ट रहते थे. तो पाकिस्तानी प्रिजन लाइफ इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. सो उस टाइम पे इसने देखा कि देखो इंडिया में ये सब नहीं होता है. इंडिया में अगर आप अपोजिशन लीडर हैं तो आप यू आर गिवन स्टेटस इन द सोसाइटी एंड यू आर रिस्पेक्टेड फॉर योर व्यूज़, अनलेस यू आर एडवोकेटिंग समथिंग वेरी रेडिकल. सो you're not tortured for your views.
एटलीस्ट आई हैव नॉट हर्ड ऑफ दैट. तो तब इसने बेनज़ीर को जो चिट्ठी लिखी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये कहा कि आई विश वी हैड ए मॉडल लाइक इंडियाज़. और वही मेरा फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन है बुक की, कि अगर इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते तो क्या होता. तो ये मैं आपके जो लिसनर्स हैं उनमें से अगर कोई पढ़ना चाहे वो किताब, तो अपने आप वो डिस्कवर करेगा कि मैंने प्रोज एंड कॉन्स जो दिए उसके बाद कंक्लूजन क्या दिया, ताकि अगली बार वो सोचें तो उनको रियलिटी ऑफ लाइफ एंड फैक्ट्स ऑफ लाइफ पता लगें कि पाकिस्तान क्या है और इंडिया क्या है. राइट. सो आई फील अगर किसी को इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान को समझने के लिए एक किताब अगर पढ़नी है तो इट इज़ दिस बुक. क्योंकि मैंने आपको कल ऑफ द कैमरा कहा था कि इस किताब को मैंने अपने जर्नलिज्म करियर में बहुत यूज़ किया एज रिसर्च वर्क. तो मैं तो जेन्युइनली मतलब बिलीव करता हूँ एक किताब है अगर तो वो ये है. सर इस पॉडकास्ट को एंड करने के लिए आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट थिंग कि सर डिप्लोमेसी में आपको क्लोज टू या मोर देन 3 डेकेड्स हो गए हैं. व्हाट हैज़ बीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ इन डिप्लोमेसी. मतलब क्योंकि आपको इतने सारे देशों का एक्सपीरियंस है, ब्यूरोक्रेसी का एक्सपीरियंस है, गवर्नमेंट्स के साथ काम करने का, पीपल हु आर इन पावर उनके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रह के उनके साथ काम करने का. व्हाट हैज़ बीन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस लाइफ? More than 3 decades of active diplomacy. हाईएस्ट पॉइंट्स तो कई थे, पर आपने कहा कि सिर्फ एक बताना है, तो वो मैं कहूँगा जब मैंने आईनी एयरबेस लिया इंडिया के लिए. वो मेरी सोलो एफर्ट थी, सिंगल पर्सन एफर्ट. ताजिकिस्तान में मैंने दिलवाया था 2002 में, और दैट वाज ए रिमार्केबल अचीवमेंट. 20 साल के लिए लिया था, टिल 2022. पर एज आई सेड कि दैट इज सर्टनली समथिंग आई कैन लुक बैक विद प्राइड. बट देयर वर मेनी अदर थिंग्स. इटली में मैंने जब था एज ए यंग ऑफिसर, तो उनको इनकरेज किया कि भाई इंडिया में आप लेदर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट बनाएं, टेक्सटाइल फैशन टेक्नोलॉजी इंडिया को दें. उसी से इंडिया की ट्रांसफॉर्मेशन हुई इनमें. सो उन्होंने दे रिस्पॉन्डेड टू माई रिक्वेस्ट एंड इट वाज सेट अप हियर इन इंडिया, इन वन इन दिल्ली, द अदर इन आई थिंक चेन्नई, इफ आई एम रिमेंबर करेक्टली. सो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, लेदर एक्सपोर्ट्स में, रिफाइंड लेदर एक्सपोर्ट्स में ट्रांसफॉर्मेशन उसी से हुई. तो कई ऐसी, गैस, कतर, जब मैं कतर में था तो उन्होंने ह्यूज अमाउंट्स ऑफ गैस बिटवीन कतर एंड ईरान, जो फील्ड है, गैस फील्ड है, वहाँ डिस्कवर की. तो पेट्रोलियम मिनिस्टर को मैं मिल रहा था, तो उसने मेरे को बताया और बड़ा खुश था कि ये तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स है. तो तभी मेरे को लगा कि यार इंडिया को ज़रूरत होगी. तो दैट वाज द फर्स्ट विजिट बाय अ कतरी पेट्रोलियम मिनिस्टर टू इंडिया, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स रिलेशंस गॉट एस्टैब्लिश्ड और हमने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया. पर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में जाके बहुत यूज़फुल हो जाती हैं. तो कई थे, कुछ तो बता दिए. पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे को लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, जैसे आपने वेयर बॉर्डर्स लीड की बात की, और भी जो किताबें हैं उनको कोर्स बुक बनाएं. अगर अमेरिका में होता है या इंग्लैंड में होता है, ऐसी किताबों को सर आंखों पे करते और यंगस्टर्स को इनकरेज करते कि भाई अब पढ़ो, एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ, हिस्ट्री को जो इन्होंने दर्शाया है उसकी नॉलेज एब्जॉर्ब करो. वह हमारे यहाँ कुछ पता ही नहीं लगता. करेक्ट. हाँ. तो वो आके वो जो अंग्रेज़ों ने लिखा था उसी की फ़ोटोकॉपी करके वो एग्ज़ाम पास करवा देते हैं. सो आई वुड अर्ज, स्पेशली इन यू नो डेवलप्ड स्टेट लाइक महाराष्ट्र, जो अवेयर है इंटेलेक्चुअली, कि ऐसी किताबें इंट्रोड्यूस करिए आप यूनिवर्सिटी में, और एटलीस्ट रेकमेंड करिए स्टूडेंट्स को.
वो लें या ना लें, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मेक देम अवेयर कि देयर इज़ अ न्यू हिस्ट्री, देयर इज़ अ न्यू लुक एट हिस्ट्री विच राजीव डोगरा हैज़ रिटन एंड इट माइट बी यूजफुल फॉर यू. सो मे बी आई वॉज लकी, क्योंकि मुझे तो मेरे प्रोफेसर्स ने बताई थी इस किताब के बारे में, बट देन वो कॉलेज के लेवल पे नहीं था. इट वॉज लाइक कि मेरा रैपो मेरे प्रोफेसर्स के साथ अच्छा था, सो दे रिकमेंडेड मी द बुक. बट ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है, शायद इन द लॉन्ग रन चेंज होगा वो. बट देन आई जेन्युइनली फील कि योर बुक्स आर समथिंग जो रिसर्च के लिए लोग यूज़ कर सकते हैं. बट सर, थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट के लिए. आई गॉट अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट पाकिस्तान एंड पाकिस्तान की एक तरह से साइकी मुझे समझ में आई आपसे बात करके. सो उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. नमस्ते सर. नमस्कार.